स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेके आ रहा हूँ CMAED में नेक्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ेंगे सेफ्टी कंपेनियन सुरक्षा अभियान। सुरक्षा अभियान क्या होता है? तो सुरक्षा अभियान आप जानते हैं कि सेफ्टी फैक्टर के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। तो सुरक्षा अभियान है क्या, ये हम डिस्कस करेंगे। दुर्घटनाओं का पूर्णतः रोकना मनुष्य की शक्ति से बाहर है, यानी कि हम जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हम रोक सकते हैं, मगर पूरी तरह से उन पे कंट्रोल नहीं पा सकते। परंतु इसको कम करने के लिए उपाय करने चाहिए। दुर्घटनाओं के प्रति सजग रहना चाहिए, दुर्घटनाओं को कम करता है। इसके लिए निर्माण कार्यों पर सुरक्षा अभियान चलाना चाहिए। सुरक्षा अभियानों में प्रबंधक, अभियंता, प्रभारी, फोरमैन, श्रमिक सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। यानी हमें ऐसे ऐसे उपाय करने चाहिए कि दुर्घटना अवॉइड की जा सके या दुर्घटना कम से कम हो। तो सभी श्रमिकों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, सबको ही सेफ्टी फैक्टर यूज़ करना चाहिए। संगठन विभाग को सुरक्षा अभियान चलाने की पूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना मुक्त निर्माण में अंततः लाभ उसी को होता है। बड़े कार्यों पर दुर्घटना के प्रति सजगता बनाए रखने के लिए सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, यानी कि एक हमें सेफ्टी मैनेजर्स नियुक्त कर देना चाहिए। अधिकारी को नए श्रमिकों, कर्मचारियों को विशेष तौर पर निर्माण सुरक्षा अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी को अपने सहयोगी अधीनस्थ के साथ प्रत्येक निर्माण इकाई में जाकर सामग्री, उपकरण तथा निर्माण की प्रक्रिया की सुरक्षा को दृष्टि से जांच करना चाहिए। ठीक है, तो निर्माण कार्यों में दुर्घटना कम करने के लिए निम्न महत्व रखती हैं। सभी निर्माण औजारों तथा संयंत्रों को समय समय पर जांच करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, जितने भी हमारे औजार कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहे हैं उनकी सबकी हमें जांच कर लेनी चाहिए और इन्हें उत्तम सेवाकार स्थिति में बनाए रखना चाहिए, जिससे घिसे पिटे औजारों तथा कल पुर्जों को तुरंत बदल देना चाहिए। कार्य की दृष्टि से उत्तम मशीनों का ही चयन करना चाहिए। संयंत्रों से काम लेते समय उनके उत्पादकों द्वारा सुझाए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। सेकंड है निर्माण सामग्री संग्रह, जो हम स्टोरेज करते हैं। निर्माण सामग्री का संग्रह, वहन, उपयोग, हस्तन आदि भलीभांति तथा देखभाल करना चाहिए। जो सामग्री विस्फोटक, ज्वलनशील अथवा चर्म पर घाव करने वाली है उसे सावधानी से हस्तन करना चाहिए। चूना, पेंट, एसिड, पेट्रोल, तेल, गैसें तथा विस्फोटकों का संग्रह ध्यान से तथा न्यूनतम अवधि के लिए करना चाहिए। विस्फोटक सामग्री के निकट आग जलाने, धूम्रपान करने की मनाही होनी चाहिए। हमारी जो ज्वलनशील सामग्री है वहाँ पे हम सिगरेट है या फिर माचिस की तीली है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए और इन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 है चुस्त दुरुस्त ठीक स्वास्थ्य वाले सामान्य नज़र तथा अंगों वाले अनुभवी श्रमिकों को ही निर्माण कार्य पर लगाने चाहिए। नशे की स्थिति में किसी भी श्रमिक को नहीं लगाना चाहिए। संवेदनशील कार्य पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय करके ही जाना चाहिए। फोर्थ नंबर है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है निर्माण स्थल पर काम में लाई जाने वाली सीढ़ी, फर्माबंदी, तख्ताबंदी, पाड़, डूले, प्लेटफॉर्म, क्रेन, चैन, घिरनी, हत्थे, रस्से इत्यादि की विशेष रूप से जांच करनी चाहिए। अधिकतर दुर्घटनाएं इन्हीं के विफल होने से घटती हैं। निर्माण स्थल पर गैर आदमी का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कार्यस्थल पर आने जाने वालों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। बड़े प्रोजेक्टों पर गेट पास सिस्टम अपनाया जाए। खतरनाक निर्माण कार्यों पर खतरे का भान कराने के लिए, चौकन्ना रहने के लिए आवश्यक सूचना पर देखते हैं आप पट लगा दिए जाते हैं पत्थर के।
निर्देश पट, संकेत पट, लाल बत्ती, अलार्म, सायरन, कटीले तार इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए कटीले तार इस तरह से हम चारों तरफ लगा दें। जो हमारी लाल बत्ती हमें रेड लाइट यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो लाल बत्ती से भी हम सुरक्षा कर सकते हैं। जीवन रक्षक उपकरणों का प्रबंध रहना चाहिए। 7 पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, निरीक्षकों तथा श्रमिकों को समय समय पर निर्माण सुरक्षा के बारे में उचित जानकारी देते रहना चाहिए। रक्षा सप्ताह, सेफ्टी वीक का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा है निम्नलिखित सुरक्षा भाग के निर्माण कर्मियों की मन स्थिति को शीघ्र प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा पहले, कार पीछे। सुरक्षा पहले, सेफ्टी पहले, कार पीछे। सुरक्षा की आदत, नेक आदत। सुरक्षा अपनाओ, भाग्य बनाओ। सुरक्षा को भाग्य पर मत छोड़ो। अधिक गति, दुर्घटना घटी। सुरक्षा जागे, दुर्घटना भागे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आंखें खोल करें, जो काम दुर्घटना करे उसे प्रणाम। भगवान देता जीवन, मनुष्य देता दुर्घटना। मशीनें आपकी दासी हैं, दाता नहीं हैं। तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रही हैं दो आंखें बेकरार। मत दिखला ऐसी चाल, आगे बैठा है महाकाल। तो इन्होंने एक कहावत के तौर पे ये पॉइंट्स प्रोवाइड करें। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो मैंने आपको पूरे चैप्टर में एक्सीडेंटल पार्ट्स में पढ़ाया, ये सारी चीज़ें हमें हमारे कंस्ट्रक्शन को प्रभावित करती हैं, तो इनका उपाय करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना क्या होती है? निर्माण कार्यों पर दुर्घटना की संभावना क्यों अधिक रहती है? बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निर्माण प्रोजेक्टों पर दुर्घटना के कोई 5 कारण लिखिए। लिख सकते हैं, निर्माण निम्नलिखित कैसी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं? औजार, अभी मैंने आपको बताया, सामग्री, श्रमिक, मानव शरीर, सीढ़ी, राइट। फिर है निम्न जॉब पर सुरक्षा उपायों की चर्चा करो। ड्रिलिंग एवं विस्फोटन का कार्य, गर्म बिटुपिन प्रलोभन, भवन तोड़ाई कार्य, ठीक है। फर्माबंदी कैसे दुर्घटना को जन्म दे सकती है? लिखिए। भवन तोड़ाई करते समय दुर्घटना को रोकने के उपायों पर प्रकाश डालिए। सुरक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? इसका आयोजन कैसे किया जाता है? उत्तर दें। निर्माण स्थल पर सुरक्षा संबंधी उपायों पर प्रकाश डालें। विध्वंस कार्य में सुरक्षा युक्तियों का वर्णन करें। देखिएगा आप BTE UP में आपके लास्ट में 3 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कई बार आ चुके हैं। इस बार आपका ऑब्जेक्टिव होना है, तो इन्हीं क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जनरेट होंगे। तोड़ाई करते समय श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का ब्यौरा दें, ठीक। निम्न स्थितियों में उपयुक्त सुरक्षा उपाय बताएं। कंक्रीट मिश्रक ढालू जमीन पर खड़ा करके चलाना। फिर है व्यावसायिक व्यवहार, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ेंगे व्यावसायिक व्यवहार। जब हम कंस्ट्रक्शन एक व्यवसाय तो कर रहे हैं, तो कैसे हम उसमें व्यवहार करें, कैसे कैसे हमारा बिहेवियर रहना चाहिए। व्यावसायिक सेवाएं, प्रोविजनल सर्विसेज क्या होती हैं, आइए देखते हैं। वास्तुविद, आर्किटेक्चर व परामर्श अभियंता, कंसल्टिंग इंजीनियर भवनों तथा अन्य सिविल परियोजनाओं में निर्माण कार्य के शुरू से अंत तक अनेक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि परियोजना के स्वामी अधिकतर अप्राविधिक क्षेत्र नॉन टेक्निकल फील्ड से होते हैं। जो हमारे कंस्ट्रक्शन अधिकारी होते हैं या जो ओनर होते हैं, उन्हें टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। वो सब नॉन टेक्निकल फील्ड से होते हैं, अतः उनको निर्माण कार्य को निर्धारित समय के भीतर उत्तम ढंग से समापन करने के लिए इन विशेषज्ञों की सेवाओं पर निर्भर होना पड़ता है। आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के अंतर्गत निजी मालिकों को भवन निर्माण संबंधी कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त व पंजीकृत वास्तुविद की सेवाएं लेना लाजमी है। मालिक की परियोजना की परिकल्पना से
आपूर्ति तथा निम्न प्रकार की व्यावसायिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट है भवनों के संरचनात्मक अभिकल्पन तथा विस्तृत नक्शों के लिए। दूसरा है परियोजना का प्राक्कलन विशिष्टियाँ स्पेसिफिकेशन तैयार करने के लिए। निविदा टेंडर प्रपत्र तैयार करना, निविदा आमंत्रित करना, ठेके के अनुबंध तैयार करना, ठेकेदार का चयन व कार्य का ठेका देना, कार्य प्रगति तथा निर्माण कार्य का समयबद्ध निरीक्षण सुपरविजन करने के लिए। पैमाइश तथा ठेकेदार के बिलों की जांच के लिए। भुगतान संबंधी दावे क्लेम्स बनाने तथा विवाचक आर्बिट्रेटर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। समापन प्रमाण पत्र कंप्लीशंस प्लान के लिए। फिर है हमारा वास्तुविद की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। हम आर्किटेक्चर का अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो देखते हैं आर्किटेक्चर का अपॉइंटमेंट। परियोजना का स्वामी अपनी परियोजना को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त वास्तुविद की नियुक्ति करता है। यह नियुक्ति लिखित रूप में होती है और दोनों व्यक्तियों स्वामी तथा वास्तुविद के मध्य एक इकरारनामा एग्रीमेंट लिखा जाता है। क्या लिखा लेते हैं? एग्रीमेंट लिखा लेते हैं। इकरारनामे में निम्नलिखित मुद्दों पर लिखित सहमति होती है। वास्तुविद परियोजना संबंधी सभी आवश्यक डिज़ाइन, नक्शे, एस्टीमेट, विशिष्टियाँ, सामग्री, सूची इत्यादि बनाकर कार्य के लिए निविदा प्रपत्र तैयार करेगा और निविदाएं प्राप्त होने पर मालिक के सम्मुख खोलेगा, उनका विश्लेषण करेगा और उपयुक्त ठेकेदार के नाम की संस्तुति करेगा। ठीक है, तो इन सभी बातों पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। वास्तुविद निर्माण कार्य की मानकता, संरचनात्मकता, दृढ़ता आदि के लिए जिम्मेदार होगा और इस संबंध में ठेकेदार को उचित मार्गदर्शन देगा। निर्माण कार्य की प्रगति पर नज़र रखेगा। पूर्व निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगा और इसकी रिपोर्ट मालिक को देगा। वास्तुविद अपनी ओर से कार्य में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करेगा और मालिक की अनुमति के बगैर ठेकेदार को नई मदें अथवा नया रेट स्वीकृत नहीं करेगा। वास्तुविद ठेकेदार द्वारा पेंशन किए गए बिलों की सत्यता की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार उसी कार्य का भुगतान क्लेम करे जो उसे ठेकेदार वास्तव में पूर्ण किया है। ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया है और आप उसे एक्स्ट्रा पे दे रहे हैं। वास्तुविद नज़र रखेगा ताकि ठेकेदार निर्माण अनुसूची कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के अनुसार कार्य की प्रगति बनाए रखे। वास्तुविद को व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई फीस का भुगतान निम्न चरणों में किया जाएगा। यह फीस परियोजना के एस्टीमेट लागत के आधार पर तय की जाती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा मालिक द्वारा स्केच डिज़ाइन की स्वीकृति पर देय फीस 10%। ठीक, परियोजना के मानचित्रों नक्शों को तैयार करके संबंधित प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजने पर देय फीस 10%। नक्शों व स्ट्रक्चरल ड्राइंग पर प्राधिकरण की स्वीकृति मिलने पर। नंबर 4 नंबर है निविदा प्रपत्र ठेका अनुबंध पत्र तैयार करने तथा ठेका की नियुक्ति पत्र पर लिए देय फीस 15%। निर्माण कार्य का निरीक्षण, समापन व ठेकेदार के बिलों की सत्यता की जांच करने पर। ठीक है, प्राधिकरण के समापन अधिभोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर। ठीक, समापन अभिलेख ड्राइंग सेट तथा अन्य अभिलेख की पूर्ति करने पर देय फीस 5%। तो कुल देय फीस 100% होती है। कार्यकर ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग की प्रस्तुति के बाद यदि किसी कारण निर्माण कार्य 6 महीने से अधिक अवधि तक बंद पड़ा रहता है तथा वास्तुविद इस इकरारनामे के बंधन से मुक्त समझा जाएगा। यदि वास्तुविद उपयुक्त शर्तों का सत्यता से पालन नहीं करता तो मालिक के हित की अनदेखी करता है अथवा अपनी गलती दोष के कारण उसको मालिक को कोई वित्तीय हानि पहुंचाता है।
कारण है बनता है तथा मालिक लिखित में उनकी सेवाएं समाप्त कर देता है। व्यावसायिक व्यवहार, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। देखो इन्होंने देखा ठेके की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, वस्तुविद की नियुक्ति करेंगे, उसके बाद में दृढ़ता प्रमाण पत्र देंगे, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है। फिर ये तो भवन संख्या, स्थिति, वर्किंग प्रसिद्धि के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें 1 by 1 देनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, वास्तु निर्माण की मानकता, संरचनात्मकता, दृढ़ता आदि के लिए जिम्मेदार होगा। वास्तुविद अभियंता के किसी भवन का इसके पूर्ण होने पर दृढ़ता, मजबूती, प्रमाण इस संबंध में ठेकेदार को उचित मार्गदर्शन देगा, ठीक है। निर्माण कार्य की प्रगति पर नज़र रखेगा और पूर्व निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम के चाहिए। नींव, तहखाना, बेसमेंट, फर्श, दीवारें, प्रसाधन, बालकनी, पोर्टिको, लिंटल, प्रस्तंभ, आधार पट्टी, छत, प्लास्टर, ठीक है, पैरामिड, छत, कैचियाँ, ट्रसेस, गजट प्लेट वास्तविक ठेकेदार द्वारा पेश किए जाएंगे और बिलों की सत्यता की जांच करेगा। यदि इनमें कोई दोष, दरार, झुकाव, लटकन दिखाई पड़े तो भवन स्वामी को उसकी मरम्मत करने को कहेगा। यदि यह दोष मरम्मत से ठीक ना होते हैं तो उस भाग को तोड़ कर गिराकर पुनः निर्माण करने को कहेगा। वास्तविक यदि भवन में सीलन बनी हुई है तो भवन स्वामी का उसकी रोकथाम के उपाय करने के अनुसार कार्य की प्रगति बनाए रखें को कहेगा और सीलन से प्रभावित दीवार, छत, फर्श की मरम्मत को कहेगा। छतों से वर्षा, ठीक है। वास्तुविद का व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई फीस जल भुगतान निम्न चरणों में किया जाएगा। भवन में जल आपूर्ति, दूषित जल निकासी, विद्युत फिटिंग, सामान्य सुरक्षा उपाय, संवातन, अग्नि सुरक्षा, ठीक है, अग्नि सुरक्षा राष्ट्रीय भवन संहिता, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजनाओं को मानचित्र नक्शों को तैयार करके भवन संरचना के लिए दृढ़ता, मजबूती प्रमाण पत्र का प्रारूप निम्नलिखित है। संबंधित पदाधिकारी से सुरक्षित स्वीकृति के लिए भेजने पर नक्शे का मिलने पर स्ट्रक्चरल साउंडनेस सर्टिफिकेट दे फीस 15%। निविदा प्रपत्र, ठेक का अनुबंध प्रपत्र, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्त पदाधिकारी के समापन अधिभोग प्रमाण पत्र की एसटी प्राप्ति, भवन संख्या, तो ये पूरा एक पैमाइश दिया हुआ है, दे रहा है दृढ़ता पत्र के बारे में। ठेकेदार की नियुक्ति भी ज़रूरी है। ठेकेदार जब नियुक्त किया जाएगा तो वो काम को वर्क कराएगा, उसके अंदर बहुत सारे श्रमिक वर्क करेंगे, अभियंता वर्क करेंगे, साइट इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर वर्क करेंगे, ठीक है। सभी तरह के दर सेवाएं उपलब्ध कराएगा। आर्किटेक्ट की फीस 5 लाख तक, ठीक है। अगले दिन यूनिवर्सिटियाँ स्पेसिफिकेशन तैयार करेगा जो हमारा आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। व्यावसायिक व्यवहार के अंदर कारीगर ड्राइंग, ये मैं आपको सारा डिस्कस कर चुका हूँ। इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होना है, तो इन्हीं से आप इसी थ्योरी को समझिएगा, देन इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुविद की नियुक्ति के बारे में देखो हमने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। 1 by 1 हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ये आपकी फर्स्ट यूनिट इसी पे फिनिश होती है, ठीक है। ये इसी पे हमारी फर्स्ट यूनिट इस पे कंप्लीट होती है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड यूनिट्स के बारे में। सेकंड यूनिट्स में हमारा काफ़ी कुछ दे रखा है। सेकंड यूनिट में हम कॉस्ट, लागत के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पेपर होना है, आप ऑनलाइन पेपर देंगे, तो आप ये सारी थ्योरी को CMED की सारी थ्योरी ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पढ़िएगा। मैं आपको कुछ वीडियोस डालूँगा ऑब्जेक्टिव्स की CMED की,
तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। जब से हमने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया है, सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, उसकी सेफ्टी फैक्टर पढ़ते हैं, मशीनें क्या वर्क करती हैं, सामग्री को कैसा रखना चाहिए, स्टोरेज कैसा होना चाहिए, ख़राब चीज़ को, जो ख़राब हो रही हैं चीज़ें या जो ख़राब हो सकती हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। बस इन्हीं सारी चीज़ों का हम वर्णन कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको पर डे लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।